मैम, अभी क्या कहना चाहिएगा? अभी जैसे उपेंद्र कुशवाहा और अभी जदयू के बीच में अभी एक चल रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है? मतलब बड़े बड़े सीनियर नेताओं का इस तरीके से हो रहा है। जदयू सचिव मनोज लालदास जी ने इनको एहसान फरामोश बोला है उपेंद्र कुशवाहा को। कल का उनका स्टेटमेंट है। देखिए, ऑनेस्टली बताया, आप जब इस टाइप के टिप्पणी आप जब अपने ही लीडर्स को करते हैं तो दोष तो मैं उन्हीं को दूंगी जो इस टाइप की बातें करते हैं। अभी तक आपको नहीं लगा था कि वो एहसान फरामोश है कि नहीं। सडनली उन्होंने अपना स्टैंड लिया, उन्होंने कुछ बातें क्लियर की तो आपको लगने लगा। तो इतना सालों तक आपको नहीं पता था कि वो क्या है। तो ये तो सरासर मत मान लीजिए कि उनके पार्टी के अंदर में उनके लीडर्स के बारे में वो क्या सोचते हैं वो फाइनली उनके जुबान से आया। तो इस मैंने आप क्या बोलिएगा, मैंने इट इज अ वेरी सैड फॉर उपेंद्र जी कि उनको ये सब बातें इतने सालों बाद उनको सुनना पड़ रहा है। उसके वही तो मतलब मैं एक से एक, जैसे कि इतना ज़्यादा उनका पुराना रहा भी है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी एक खेमा जो है, बहुत उनका एक अपना खेमा है और वो बहुत ही जाने माने लीडर्स हैं। वो कि बोल भी रहे हैं कि बहुत दिनों से वो अपने सीएम से बात करने के लिए वो अपने चीज़ों को रख भी रहे थे, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया जा रहा था। देखिए, आजकल हमारे ऑनरेबल सीएम साहब किसी के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। मैं आपको पहले भी बता चुकी, मैं फिर बता रही हूँ। सीएम साहब की नीतियों में से एक नीति बहुत क्लियर है, उनको कोई मतलब नहीं है राज्य से, जनता से जब कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने उनको सीएम की कुर्सी दी एनडीए के साथ जब वो आए थे, और अभी अचानक से वो महागठबंधन में जाने के बाद, जैसे कहते हैं ना संगति का असर, तो कहीं ना कहीं भाई आरजेडी के साथ आने के बाद जैसे उनके नेता सोचते हैं वो सोच इनके अंदर भी आ गई। इसको कहते हैं अनएथिकल टॉक। आप एथिक्स को टोटली भूल चुके हैं कि आपको राज्यों की जरूरत क्या है, आपके नेताओं की दर्द क्या है। और जब आप कोई आपसे बात करना चाहेंगे आप उसको उनको भी डेट पे डेट, या फिर फाइनली वो इतना ज्यादा परेशान होके लोगों को फाइनली पार्टी से बाहर जाना पड़ेगा, या फिर ऐसा वो बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की क्रेडिबिलिटी के साथ साथ वी हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन हिज लीडरशिप। और ये ऑनरेबल सीएम के अपना रियलिटी चेक है कि भाई आज अगर ठीक है उनके नाम के आगे सीएम है, लेकिन एक्चुअली क्या वो उस लायक काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने नेताओं के लिए हो, चाहे हमारे राज्य के लिए हो, चाहे युवाओं के, एवरीबडी कोई उनसे खुश नहीं है। देखिए, एक आदमी नहीं खुश होता हम समझे, लेकिन आपके पार्टी के इतने सारे इंपॉर्टेंट नेता, वरिष्ठ नेता के साथ साथ लोग, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये रियलिटी चेक है। उनको अपने ऊपर क्या कहते हैं एक स्कैन करना चाहिए कि भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ऐसा स्थिति क्यों है, लोग मेरे से नाराज क्यों हैं, मेरे अपने लोग में मेरे से खफा क्यों हैं। ये सारी बातें उनको अपने बारे में सोचना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आदमी का जब अहंकार अपने वजन से ज्यादा, अपने सोच से ज्यादा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि द टाइम इज फिनिश्ड। अभी ऑनरेबल सीएम साहब का करियर का अंत समय आ गया, और ये भी उनको भी बहुत अच्छा से पता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं रहे। यही अलग बात है। बिल्कुल मैम, जैसे कि समस्याएं उनकी पार्टी में भी है और वो समाधान के लिए भी निकले हुए हैं। देश प्रदेश में भी इतनी सारी समस्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, रोजगार नहीं है, बहुत सारी समस्याएं। किस यात्रा को वो लेके समाधान कर रहे हैं? देखिए, समाधान यात्रा का मतलब होता है रेजोल्यूशन यात्रा। कम से कम उन्होंने इतना तो माना कि बिहार को समाधान की जरूरत है, लेकिन समाधान यात्रा से पहले उनके पास 5-6 सवाल पहले से ही है। पहले तो आपका सारण में जो आपकी हत्याएं हुई बिकॉज ऑफ शराब की वजह से, एनएचआरसी का रिपोर्ट कोई जवाब नहीं, बीएसएससी का पेपर लीक का कोई जवाब नहीं, बीपीएससी का कोई जवाब नहीं। आपने जो मुआवजा देने की बात की तो उसके बाद आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, तो वैसा करके पॉलिटिक्स में, या फिर आपको उस ढंग से जवाब देने का अधिकार किसी ने नहीं दिया, उसका भी कोई जवाब नहीं। समाधान यात्रा पे आपने 38 जिले घूमे कि 36 जिले घूमे, नो आइडिया। आप जा रहे हैं, लोगों से ऊपर बात कर रहे हैं, एक पेन एंड पेपर लेके आप वहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, लेकिन 365 दिन में आपका ऑलरेडी जनवरी मंथ खत्म होने वाला है। तो आप 17 सालों का प्रॉब्लम आप 8 या 9 महीने में आप खत्म कैसे कीजिएगा, वही हम लोग को देखना है। या फिर आप मेन मुद्दों को भी अगर वो लेके चलेंगे तो कौन सा सॉल्व कीजिएगा, कितना लंबा, क्योंकि एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। रोजगार है, स्वास्थ्य है, उद्योग है, टूरिज्म है, लोगों के यहाँ पे आपके प्रति प्रेम है, उम्मीद है, भरोसा है। आपने नैतिकता के साथ साथ आपने एक जो राज्य के प्रति जो कर्तव्य होता है उनकी भी जिम्मेदारी आपने खो दी है।
तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर है। समाधान यात्रा से पहले उनको अपना प्रॉब्लम को खुद को अपने अंदर में झांक के अपने अंदर का समीकरण को समाधान करना चाहिए। मैं तो उनको यही बोलूंगी। बिल्कुल मैम, आपने एक और मैम इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मीडियम क्लास के लोग हैं, उनके पास ना तो रोजगार है बिहार में, ना बहुत वो सिंपल वे में है। ऊपर से उनके ऊपर बहुत सारे मतलब अभी जैसे आप बिजली की ही ले लो, आप बिजली बहुत बड़ा एक इशू है जो कि एक आम इंसान और गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा। वो हर स्टेट से आप बिहार का स्टेट पे दर देख लो, सबसे हाईएस्ट दर पे जा रहा। इसको बढ़ोतरी की भी बात अभी चल रही है, जिसपे अभी गर्मी की भी मौसम आने वाली है। एक फैमिली को लेके इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए ऑनेस्टली हम लोग इसके लिए भी सबसे पहले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने इसके ऊपर आंदोलन ऑलरेडी हम लोगों ने शुरू कर दिया। और ये बिहारी फर्स्ट डिवीजन का एक आपका प्रॉब्लम से समझिए, जिसको हम लोगों ने जनता के सामने लाया। सबसे पहले तो आधातर लोगों को 80% लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांसमिशन लॉस क्या होता है, एनर्जी लॉस क्या होता है। हमारा राज्य सबसे गरीब राज्य में माना जाता है नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार। तो अगर हम लोग सबसे गरीब राज्य में, तो महंगी बिजली आप कहाँ से खरीद रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है, फंड कौन दे रहा है? जबकि आपके गोवा बोलिए, उड़ीसा बोलिए या फिर पंजाब बोलिए, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे 1.5 रुपया से लेके मैक्सिमम 4-5 रुपए तक बिजली खत्म हो जाती है। हम लोग का 6 रुपये से शुरू होता है। तो भाई ऐसा क्यों? आप अगर महंगी बिजली खरीद रहे हो तो किस लिए खरीद रहे हो, किनसे पूछ के? क्या आपने इसके ऊपर भी कोई बैठक की? और अभी आप जो बढ़ाने की मांग करें, कहाँ से लोग देंगे? और अभी आप देखिए स्मार्ट मीटर आने के बाद अचानक से बिजली कभी भी कट जाती है, और आप जब उस पर कंप्लेन भी करते, उसका भी कोई रिस्पॉन्स आपको मिलता नहीं है। बोला जाता है आपने ये ज्यादा चलाया, वो ज्यादा चलाया। तो कहीं ना कहीं इस पे भी एक बहुत बड़ा लूपहोल से स्कैम है। इसके ऊपर भी इमीडिएट अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर हम लोग फिर से बेवकूफ बनेंगे। बात तो बिल्कुल सही है। चेकिंग के नाम पे भी 8-10 लोग बाई चांस घर में घुस जा रहे हैं कि आप बाईपास किए हुए वगैरह करके मीटर कवार लिया जा रहा है। ये स्मार्ट मीटर लगने से और समस्याएं उत्पन्न देखने को आ रही है। देखिए कोई भी चीज का इम्प्लीमेंटेशन तभी सक्सेसफुल होता है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से एडुकेट करके करते हैं। मैंने अचानक से एक रूल आज लागू किया कि भाई मेरे घर पे कोई आएगा तो उसको मत्था टेकना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है ना कि हर आदमी मत्था टेक के आए, तो आपको उसके लिए एडुकेट करना पड़ेगा। भाई आप क्यों करोगे, हाथ आप क्यों धोगे, पैर आप क्यों धोगे, पूजा से पहले स्नान क्यों करोगे? तो आपने एडुकेट ही नहीं किया और अब जानबूझ के ये सारी चीजें कर रहे हैं। और अभी आप जो बिजली की दर बढ़ाने की मांग करें, हम लोग तो बोलेंगे कि भाई 20 से 30% बिजली की जो आपकी वो कम होनी चाहिए। और मैं आपको और एक बात बता दूं, जो लोग बीपीएल कार्ड होल्डर है या फिर एक्चुअली जिनका रोजगार बहुत ही कम है, जो हम लोग बोलते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे, उनको तो 300 यूनिट की बिजली कभी भी वो फ्री में दे सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें हमारे रूल बुक पे हैं, लॉ में है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसके ऊपर अभी से जोर नहीं डालेंगे हम लोग, तो यकीन मानिए मार्च अप्रैल जून तक आते आते आधा घर में बिजली आपका सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मीटर कट जाएगा। लोग आपके देखिएगा उस वक्त गर्मी में मर रहे हैं। तो ये चीज होने से पहले हम लोग इसका आगाज ऑलरेडी कर चुके। मैं जनता को भी जागरूक करूंगी। इसके लिए जरूरत हो तो धरना प्रदर्शन से लेकर आंदोलन, हम लोग को बिजली विभाग के ऑफिस में जितने भी सीनियर लोग हैं उनके साथ बैठ के मीटिंग करनी चाहिए और इसका सॉल्यूशन इमीडिएटली होना चाहिए। क्योंकि ये कोई पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा राज्य का प्रॉब्लम है। खाना पीना, बिजली, गैस, ये एक जन समस्या है और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी का कहीं पे कोई आवाज तक नहीं। तो ये उनको बताना होगा कि एनफ ऑफ दिस, अभी आपको जवाब देना पड़ेगा कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा मैम एक है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर नहीं अच्छे होने से यहाँ पे बिहार में कोई निवेशक आना नहीं चाहता है। कोई अभी तक कोई न उद्योग है, न रोजगार है, न कुछ भी कर लो। बाकी स्टेट आप देख लो, बंगाल देख लो, हर जगह देख लो, बहुत सारे निवेशक हैं, रोजगार है, लेकिन यहाँ उस तरीके का आज तक नहीं हो पाया। बिल्कुल, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जस्ट आपके ऑनरेबल सीएम साहब जैसे ही अपने पलटी मारे थे महागठबंधन में आने का जब ऐलान, उसके कुछ हफ्ते पहले शहनवाज जी ने अनाउंसमेंट किया था कि उद्योग आएगा। और देखिए ये जगह जो है ना, ये वर्जिन लैंड है, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। उद्योग तभी संभव होगा जब आप बिहार की छवि क्लियर करेंगे। और अभी जैसे ही सरकार बदली, लोग डर के मारे, मैं तो ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जानती हूँ जो अपना उद्योग हटा के अलग अलग दूसरे स्टेट में लेके चले गए। तो उनका जब तक यहाँ पे रोजगार का अगर आपको स्रोत बनाना है
तो आपको इंडस्ट्री को लाना पड़ेगा, और इंडस्ट्री तभी आएगी जब बिजली का दर कम होगा, लेकिन वो क्योंकि वो दे नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप चारों तरफ से बिहार की विकास कैसे नहीं हो उसकी राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। बिहार की विकास की राजनीति होती तो अभी तक उद्योग होता, बड़े बड़े यहाँ पे कंपनीज होते हैं, अच्छे अच्छे निवेशक होते, बाहर से फॉरेन फंड इतना आता है, वो सारी चीजें होते, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ भी चारों तरफ से आपने बिहार को क्या किया, एक साइड में कर दिया, एक आइलैंड बना दिया कि यहाँ पे आओगे तो एक बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, आइए ना बिहार में कट्टा फोड़ देंगे कपार में। तो अगर आप इस टाइप की छवि अगर आप बनाओगे बिहार की, तो इमेजिन कीजिए पढ़े लिखे लोग तो छोड़िए, जो लोग कम पढ़े लिखे वो भी डर जाएंगे। तो ये सारी चीजें बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये अकेले आपके या मेरे से नहीं होगा, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट। और इस बार ये चीजें 24-25 में जब इलेक्शन होगा तब साफ क्लियर कर देना होगा कि भाई छवि, अगर सीएम की छवि, अगर ऑनरेबल सीएम फिर से नीतीश कुमार होगा, चाहे वो ABCD पार्टी में जाए, XYZ पार्टी में जाए, लेकिन वोट नहीं देना, क्योंकि अगर वो 17 सालों में बदलाव नहीं किए, वो किसी भी पार्टी के साथ जाए तो वो तभी भी नहीं करेंगे। सही, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना होगा तभी कोई निवेशक या एग्जैक्टली, और उसके सही लिए आपको चाहिए एक बहुत ही शार्प और क्लियर। देखिए ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे नहीं जाते, लोग बहुत इमोशनल है, लोग अपने जाति को लेके इमोशनल है, अपने बच्चों को लेके इमोशनल है, और इमोशन में जिनको जो अफोर्ड कर पाते वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो यहाँ पे वैसे ही रहते हैं। सालों साल आप क्या कहते हैं, गवर्नमेंट आप एग्जाम दे रहे हो, उसका कुछ आगे कुछ होता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो मेरिटोरियस है वो निकल जाते हैं, और जो नहीं होते वो उम्मीद लगा रहे, और 28 सालों तक आप यही करते हो, तो भैया आप कमाओगे कब, एडुकेशन कब लोगे, कब अपने घर की आप अपने ये लोगे जिम्मेदारी। तो ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। मतलब इतना ज्यादा करप्शन 17 सालों में सिस्टम में आ गया है, उसको एक दिन में तो साफ निकलेगी। साफ करने की रणनीति अगर अभी से बनेगी तो 25 में आगाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही क्लियर होगा, और एक लाइन में होना चाहिए प्रोग्रेसिव बिहार, नथिंग एल्स। चलिए मैम, हम लोगों से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।